Hello dear student. So let's start with another class. In this class we discussed about the part 3 of chapter 9 which is pharmacy design and interior. In the past class क्या हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा साइट सिलेक्शन रिक्वायरमेंट है कि हम अपना लोकेशन कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी प्रेफरेबल कंडीशन होती है, देन वो हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा ये साइट होगा. ठीक है. सो अब आफ्टर दैट टुडे वी डिस्कस अबाउट द डिज़ाइन और इंटीरियर्स. कौन सा डिज़ाइन होगा और कैसा इंटीरियर होगा, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो इट इज़ द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ड्रग स्टोर सक्सेस. कोई भी हम बिजनेस करने जा रहे हैं, उसका डिज़ाइन और उसका इंटीरियर बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है. ठीक है. इट्स लोकेशन और लेआउट डिज़ाइन द गोल इज इम्पोर्टेंट. ठीक है. तो उसका जो लेआउट है, दैट मीन्स उसका जो ब्लूप्रिंट है या जो मैप है, ठीक है, हमने उसको कैसे डिज़ाइन कराया है कि हमारा जो फार्मेसी है उसको हम ऐसे डिज़ाइन कराएंगे, यहाँ पे ये होना चाहिए, ऐसी ये वॉल होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसके बिहाफ पे हमारा फार्मेसी का पूरा डिज़ाइन और उसका प्राइम विजिबिलिटी डिपेंड करती है कि वो कैसी दिखेगी. ठीक है. सो हेयर यू कैन सी इन द इमेज हमने क्या किया हुआ है, एक लेआउट मैप जो है, ब्लूप्रिंट लाइक मैप जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम जो रैक्स है लाइक सेल्फ से हैं, ठीक है, साइड में हम उनको रख सकते हैं, है ना. सामने हम एक डिस्प्ले विंडो जहाँ पे हमारा जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, वो वहां से देख सके, है ना. फिर हम देखेंगे एक साइड हमने वेटिंग एरिया को दिया हुआ है. फिर हम देखेंगे कि हमने डिस्प्ले विंडो बनाई है एक फार्मासिस्ट के लिए जहाँ पे हमने एक टेबल चेयर, है ना. फिर लास्ट में हमने फ्रिज को रखा हुआ है. तो इट्स अ टाइप ऑफ लेआउट और द डिजाइन विच वी हैव टू रिक्वायर टू सेट अप एनी कम्युनिटी फार्मेसी, और द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर द रिटेल और कम्युनिटी फार्मेसी विच इज 10 स्क्वायर फीट, 10 स्क्वायर 10 मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो देयर इज अ इम्पोर्टेंट लाइन विच इज शेड्यूल एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द फार्मेसी. कम से कम जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल की जाती है फार्मासिस्ट के द्वारा इन रिटेल फार्मेसी अकॉर्डिंग टू द डीएनसी एक्ट 1940 और रूल 1945. ओके. So moving for the next slide which is interior design and interior design. ठीक है. Inside the drug store the wall and ceiling mostly white and which is neat and clean. ठीक है. तो हमारा जो इंटीरियर हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट है वॉल. हमारी वॉल कैसी होंगी और सीलिंग्स कैसी होगी. ठीक है. तो वॉल जो है हमारी और सीलिंग जो है मोस्टली वाइट होती है. ठीक है. तो हमारा ऐसा नहीं है कि हम कोई भी प्रेफरेबल कलर चूज कर सके, ऐसा हमारा नहीं होता है. हमें उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम डिसेंट कलर रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमारी फार्मेसी को लुकी और अट्रैक्टिव बनाए. तो वाइट कलर, ठीक है, और वो भी बिल्कुल साफ सुथरा. ऐसा नहीं है कि वाइट कलर है तो हम उसको गंदा रखें. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है फार्मेसी सेल्फ इन एडिशन टू वॉल अ फोकल पॉइंट ऑफ इंटीरियर डिजाइन. देखो हम जो अपना सेल्फ या रैक्स जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन कराएं ताकि हम अपने मटेरियल को तो एडजस्ट कर ही सकें और साथ के साथ जो हमने सेल्फ्स लगाई हैं वो हमारे देखने में भी अच्छे लगे. ठीक है. क्योंकि वो फोकल पॉइंट है. जब भी पेशेंट या कोई भी कस्टमर आते हैं इन द शॉप ऑफ रिटेल फार्मेसी, तो वो क्या देखते हैं सबसे पहले कि हाँ भाई ये ऐसे रखा हुआ है सामान, ये मतलब एक होता है एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई हाँ ये फार्मेसी अच्छी है, ऐसे देख के लोग गैस करते हैं. तो हमारा जो सेल्स है, ठीक है, फोकल पॉइंट, तो उसमें फिर क्या है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट वाइल सेलेक्टिंग सेल्फ्स, जब भी हम सेल्फ्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए,
We must take in account the location of medicine store and select the appropriate style and material. देखो मैंने कहा था, जैसे हम पहला पॉइंट क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, सेल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी लोकेशन कि मेडिसिन को कैसे स्टोर करना है, कैसे सेलेक्ट करना है ना, कौन सा स्टाइल का मटेरियल कहाँ रखा जाएगा, क्या मटेरियल कहाँ रिक्वायर्ड होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जो भी हमारे प्रोटीन्स आते हैं या फिर हमारे जो भी न्यूट्रिशन डाइटरी सप्लीमेंट्स आते हैं जो बड़े बॉक्स में आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम फार्मेसी पे उसको कहाँ डिस्प्ले करते हैं, अबव लेवल ऑफ सेल्स, ठीक है, या रेक्स। रेक्स का सबसे ऊपर जो एरिया होता है उस पे हम उसको डिस्प्ले करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी रहे, ठीक है। उसको हम ऐसे ही क्योंकि एक तो स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा जो फार्मेसी है उसका सेंस वे ऑफ सेंस जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, ताकि जो भी पेशेंट देखता है तो लाइक उसे इजीली डिटरमाइंड हो जाता है कि हाँ भाई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यहाँ रखे। आपको तो होंगे ही होंगे, फार्मासिस्ट के लिए तो ये ईज है ही है कि उसको सारी चीज़ें सिंक्रनाइज वे में रखनी है, स्केड्यूल्ड वे में रखनी है, लेकिन A to Z रखनी है। तो लेकिन जो पेशेंट आते हैं उनकी विजिबिलिटी भी उस वे ऑफ सेंस से अच्छी हो जाती है, ठीक है। फिर सेकंड है, while choosing a color it coordinate with the rest of drug store decoration। हम जब कलर चूज कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा और कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा रेस्ट ऑफ ड्रग स्टोर से। मतलब ऐसा नहीं हमने अपनी ड्रग स्टोर को नीला पीला हरा गुलाबी ऐसा बना दिया, हमारा जो एरिया है ना, हम जहाँ पे लोकेट कर रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत सारी फार्मेसीज को कंपेयर करना चाहिए कि भाई इन्होंने वाइट रखा हुआ है, इन्होंने ऑफ वाइट रखा हुआ है, इन्होंने क्रीम रखा हुआ है। तो जो भी कलर मोस्ट ऑफ द टाइम सेलेक्ट हुआ है आप भी वही अगर चूज करें तो वो बेस्ट सुटेबल होगा, जस्ट बिकॉज कि हम कुछ भी नहीं करा सकते हैं अपनी फार्मेसी के कलर में, ठीक है। फाइनली व्हेन इट कम्स टू द फार्मेसी सेल्फ लेआउट डिज़ाइन, जब भी हमारा ये लिस्ट फाइनल हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, we may enlist the help of professional who may advise and make the practical self placement recommendation। अब ये क्या करें कि जो भी फार्मेसी पे हमने सिंक्रोनाइज वे में जो भी हमने मेडिसिन को स्टोर करना है, ठीक है, वो उस चीज़ का प्रैक्टिकली प्लेसमेंट करें, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने किस रैक में क्या चीज़ें प्लेस करी हैं। ऐसा नहीं है कि लाइक आप ऑनर हैं या फिर आप वहाँ पे एम्प्लॉयर है तो आपको कुछ ना पता हो। यू हैव टू जस्ट अवेयर ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे स्टे करेंगे एज अ फार्मासिस्ट तो आपको ही कस्टमर को डील करना पड़ेगा, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। The organization should be logical and correspondence to circuit are received, storage and distribution। जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो हमारे पास हर चीज़ का एक प्रॉपर बिल होना चाहिए, चाहे हम उसे स्टोर कर रहे हो चाहे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी को दे रहे हो या किसी से हम कोई भी प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हो, तो उस टाइम पे हमारे पास लॉजिकल रीज़न होने चाहिए, जैसे कि रिसीप्ट होनी चाहिए, बिलिंग रिसीप्ट। ऐसा नहीं है कि अरे हाँ उसने मुझसे लिया था या मैंने उसको प्रोडक्ट लाइक मैंने दिया था तो मेरे पास बिल तो नहीं है लेकिन मैंने दिया था, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू मेंटेन योर प्रॉपर रजिस्टर या प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ओके। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज सेल्फ एंड पैलेट्स। अब हम कह रहे हैं जो हमने सेल्फ सेलेक्ट किया और पैलेट्स तो कैसे डिजाइन होनी चाहिए, इसमें हमारा हाइट मेन पॉइंट है, मेन पैरामीटर है, क्योंकि हाइट जो है वो किसी भी प्रोडक्ट को डस्ट से बचाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। मीन ऑफ द प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द डस्ट या डायरेक्ट सनलाइट और हीट, ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट को इन सब चीज़ों से डायरेक्ट खराब होने से बचा रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम मेटल का कंस्ट्रक्शन भी ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहाँ पे जो लकड़ी है उसका डिस्ट्रॉय होने के या कीड़े लगने के चांसेस
बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जो लॉन्ग टर्म तक स्टे करे, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो। It is simple to change space between shelf and lane to better allow to stored. ऐसा नहीं है हम बहुत उसको कंजस्टेड बना दें, हमने उसके साइज को अच्छा खासा बड़ा रखना है ताकि हम कोई भी मटेरियल जो स्टोर कर रहे हैं वो प्रॉपर फिट हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमने जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टुक एग्जांपल ऑफ क्रीम या ऑइंटमेंट, तो ऐसा नहीं है मैं एक रैक में बस 3-4 क्रीम ही रख पाऊँ या फिर 3-4 ऑइंटमेंट ही रख पाऊँ, नॉट लाइक दैट। वी हैव टू स्टोर्ड इन अ मैक्सिमम इफ़ वी वांट कि अगर हमें चाहिए तो हमारा उसका स्पेस जो है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। फिर है वेंटिलेशन, इट इज़ इम्प्रूव्ड बाय लीविंग स्पेस बिटवीन शेल्फ एंड वॉल। वेंटिलेशन की फैसिलिटीज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि प्रॉपर वेंटिलेशन होना हमारे फार्मेसी के लिए नहीं, कोई भी स्पेस हो उसके लिए अच्छा होता है ना। तो सेल्स और वॉल के बीच में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ठीक है। फिर है हमारा स्टॉकिंग एरिया। विद इन अ कम्युनिटी फार्मेसी स्टॉकिंग एरिया शुड बी प्रोवाइडेड। अब आपने देखा होगा छोटी सी जो भी फार्मेसी होती है उसमें एक सेक्शन आगे हमने सेल्फ का लगा देते हैं, पीछे थोड़ा सा एरिया छोड़ देते हैं। तो स्टॉकिंग एरिया बहुत ज़रूरी होता है कम्युनिटी फार्मेसी में। कोई हमने बल्क में प्रोडक्ट रखा हुआ है, किसी भी दवाई, कोई भी दवाई रखी हुई है, तो हमारे पास स्टोर करने के लिए थोड़ी जगह होती है, तो स्टॉकिंग एरिया। रिसीविंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, देखो जैसे डिस्प्ले विंडो की बात करी तो हमारे पास एक रिसीविंग एरिया भी होना चाहिए जहाँ से कोई भी मार्केटिंग एजेंट हो या वेंडर्स हो वो आए अपना प्रोडक्ट हमें डिलीवर करने के लिए, तो हमें हमें पता होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया हमें पता है, लाइक फार्मेसी जहाँ पे भी जिस विंडो सेल से बैठते हैं वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी प्रॉपर होना चाहिए। तो दिस एरिया शुड बी नियर इन द डोर इन ऑर्डर। देखो पहले कह दिया नियर द डोर, जहाँ पे हमारा डोर है वहाँ पे होना चाहिए। टू फैसिलिटेट हैंडलिंग, हम हैंडलिंग को फैसिलिटेट कर सके ताकि हमारी हैंडलिंग ईजिली मूव हो सके। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू प्लान स्टॉक एरिया फॉर एम्प्टी बॉक्सेस, है ना। जगह खाली रहेगी तो अगर हमारे कर्टन्स को खाली करना है, एम्प्टी करना है, तो उसको भी हम इजीली कर सकते हैं। यूज टू प्रिपेयर ऑर्डर फॉर द पेरिफेरल हेल्थ इशू फैसिलिटीज, अगर हमारे कोई ऐसे हेल्थ रिलेटेड इशू आ रहे हैं उसके फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास ये टर्म्स होनी चाहिए। फिर है हमारा वर्क स्पेस, इट शुड बी सेटअप इन रिसीविंग एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। देखो वर्क स्पेस में दो ही चीज़ें, एक रिसीविंग एरिया जहाँ से हम प्रोडक्ट को रिसीव करें, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें वर्क स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन एरिया मोस्ट है, क्योंकि हम वहाँ पे एज अ फार्मासिस्ट अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बैठे हैं, है ना। तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हम जब कर रहे हैं प्रोडक्ट को, तो वर्क स्पेस हमारे लिए प्रॉपर होना चाहिए कि हम कैसे उसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। सो नेक्स्ट द सीलिंग शेल ऑफर अकाउस्टिक। तो हमारी जो सीलिंग है, अकाउस्टिक का मतलब होता है साउंड, तो साउंड को बैलेंस कर दे, है ना। कंट्रोल ऑफ द रूम और स्पेस, प्रेफरेबली इनहांस्ड साउंड एब्जॉर्प्शन और एटेन्यूएशन। हमारी जो सीलिंग की शेल है या वॉल है वो हमारी ऐसी बनी होनी चाहिए, जैसे होता है ना जब बहुत ध्वनि निकलती है तो उसको बैलेंस कर सके, ठीक है। रूफ, अ पिच्ड रूफ, ऐसा रूफ जिससे जिससे कोई पानी आता है तो वो स्लेंटेड हो, वो नीचे की तरफ ही जाए, ठीक है। जैसे बचपन में हम झोपड़ी वाले घर बनाते थे, सेम एज वेल एज मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीवियर रेन, है ना। मैंने अभी कहा जैसे पानी आएगा तो वो नीचे ढलान में जाएगा, तो स्लेंटेड होनी चाहिए, जैसे ट्रायंगल का शेप होता है वैसा। ऑल विंडो एंड लोडिंग अनलोडिंग एरिया मस्ट हैव अ विंग्स, तो ये होना चाहिए। द रूफ मस्ट बी गटेड एंड सफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम, हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ऐसा नहीं है पानी भर गया, है ना, तो अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा। तो प्रॉपर रूफ होना चाहिए हमारे पास।
रूफ एंड सीलिंग मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड टू डिटरमाइन थेफ्ट ब्रेक इंस्ट्रक्शन। ऐसा हो ना कि यहाँ अगर पानी भर जाएगा तो ये होगा, और हमारे पास जैसे थेफ्ट ब्रेक इंस्ट्रक्शन मतलब जैसे चोरी के टाइम पे, तो हमारे पास प्रॉपर लॉक डोर फैसिलिटीज होनी चाहिए, है ना। और हम लाइक कैमरा होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा। तो दैट टाइम अगर हम पूरी चीज़ें मैनेज करते हैं तो हम चीज़ों से प्रिवेंटिव वे में चलेंगे। फिर हमारा डोर, एवरी डोर मस्ट बी मेड ऑफ फायर रेजिस्टेंट मटेरियल। ऐसा नहीं है कि आग लग जाए तो भाई वो उनके अंदर टॉलरेबिलिटी ना हो, तो फायर रेजिस्टेंट मटेरियल के बने होने चाहिए। डोर मस्ट हैव टू लीव्स and be wide enough for free and simple flow of handling equipment like forklift supply। जैसे हमारी कुछ ट्रॉली हम हैंडलिंग कर रहे हैं या फॉक लिफ्ट सप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे जो डोर हैं, एक तो उनका वाइड रेंज होना चाहिए, है ना, और इजीली फ्लो होनी चाहिए, फ्रीली एक्सेसिबल होते हैं ना, तो वो होना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि हमारी जो कंडीशन है ना, जो भी पेशेंट आ रहे हैं या फिर हम किसी को डिलीवर कर रहे हैं, तो इमरजेंसी के टाइम पे हम ऐसा ना हो कि डोर की वजह से परेशान हो। जो हमारा डोर है वो प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, डोर रोबस्ट होने चाहिए, है ना, स्ट्रेंथेंड होना चाहिए। और हमारा डबल हैवी लॉक्स जो होते हैं वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, है ना। जो स्टोरेज एरिया है और उसमें जो हम स्टोर कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बेस्ड सिस्टम हमें उसमें इंस्टॉल्ड कराना चाहिए, जैसे हमारा फेस बायोमेट्रिक या बायोमेट्रिक थंब प्रेस, है ना। ये सारी फैसिलिटीज़ अगर होंगी तो यहाँ पे हमारे चोरी होने के ये पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। फिर है हमारा ऑल द मेन एंट्रेंस एंड लॉडिंग बे ग्रिल एंड रोलर शटर शुड बी कंसीडर्ड। जैसे आजकल आपने देखा होगा ना, वो जो रोल्ड होता है उसको मूव करते हैं तो वो हमारा शटर जो है अप हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो वो फैसिलिटी हमारे फार्मेसी में होनी चाहिए। जो पहले मैनुअल प्रोसेस था अब वो स्किप होने लगा है ना, वो कम चलने लगा है, तो हम अगर उसको ग्रिल एंड रोलर शटर को लगाएंगे तो हमारा ईजिली हमारा प्रोसेस हो जाता है शटर अप और डाउन का। ऑल इमरजेंसी escape डोर मस्ट बी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड एंड इक्विप्ड विद द लाइट। हमारा जो भी इमरजेंसी हमने डोर बनाए हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटेजिकली प्लान होने चाहिए और इक्विप्ड होने चाहिए विद द लाइट। ऐसा नहीं है वहाँ कुछ लाइट ही नहीं आ रही है या फिर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, तो वो इमरजेंसी प्लेस को हम उस तरीके से अगर स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन करेंगे तो वो अच्छा रहता है। फिर है हमारा विंडो, दे आर नॉट परमिटेड इन द स्टोरेज एरिया। स्टोर जहाँ कर रहे हैं वहाँ विंडो नहीं होनी चाहिए। वर्क स्टेशन, ऑफिस, स्टाफ रूम ऑल मस्ट हैव अ विंडो। देखो जहाँ पे फार्मासिस्ट बैठा हुआ है, जो ऑफिस है वहाँ पे, जो स्टाफ रूम है वहाँ विंडो होनी चाहिए, बट नॉट इन द स्टोरेज एरिया, ठीक है। विंडो हैज़ टू बी स्लाइडिंग एंड सिंगिंग टाइप। अ मेटल ग्रिल शुड बी इंस्टॉल्ड ऑन विंडो। तो जैसे आपने देखा भी होगा मेटल ग्रिल विंडो होती है ना, जहाँ पे पूरे एक कॉलम बना होता है और उसमें चारों साइड मेटल ग्रिल लगा होता है मटेरियल, ठीक है। और स्लाइडिंग टाइप भी होती है, उसको हम खिसका भी सकते हैं या फिर गेट को डोर को ऐसे पुश पुल भी कर सकते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ भी हमारी फार्मेसी में होनी चाहिए। फिर है हमारा डेस्क, डेस्क फॉर द पर्सन इन चार्ज ऑफ फार्मेसी, डेस्क नियर द लाइट सोर्स, जहाँ पे लाइट हो वहाँ पे होना चाहिए। शुड बी सेट अप फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड कीपिंग डॉक्यूमेंट। हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर कोई भी हम एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग वो जो फैसिलिटी है, लाइट रिसोर्सेज वाली फैसिलिटी है, वो होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज टू इजीली विजिबल ऑफ एनी प्रोडक्ट और एनी डॉक्यूमेंट, ठीक है। लास्ट हमारा स्टोरेज कंडीशन। सो we have to maintain a storage condition according to the Indian standard as per IP 1996. So there is a some category like cool. We have to maintain temperature not exceed than 8 degree. हमें
कूल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए 8 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखना है. वी हैव टू मेंटेन अ टेम्परेचर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस. ये यहाँ पे 2 to 8 डिग्री है, नॉट 8 to 25, इट्स 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. इट रिटन बाय mistakenly. So next है cold. Any temperature lies between 8 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, कूल टेम्परेचर पे हमें एक्सीड नहीं करना है 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, और टेम्परेचर होगा इन बिटवीन टू 2 to 8 डिग्री सेल्सियस. कोल्ड में टेम्परेचर होगा इन बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वार्म पे होगा 30 to 40 डिग्री सेल्सियस. एक्सरसाइज हीट पे होगा अबव 40. फ्रीजर में होगा -25 टू 10 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, रूम टेम्परेचर प्रिविलेज एट वर्किंग एरिया. देखेंगे कि हमारा वर्किंग एरिया कैसा है. रूम टेम्परेचर है ना 37 मान लो उसको. ड्राई प्लेस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉट एक्सीड देन 40%. जो हमारा रूम है उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. सो ये हमारी स्टोरेज कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड IP 1996, their guidelines. So thank you so much dear student. In the next class we discuss about the vendor selection.